हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चैप्टर है कॉमर्शियल एक्टिविटी। याद रखना, हम लोगों के लिए ये बहुत न्यू सब्जेक्ट है। कॉमर्स हम लोग पहली बार पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली हमको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब कुछ देखना है हमको। इवन अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस कौन से फॉर्म में करता हूँ, सोल ट्रेडर की तरह, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है। सो ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले बेसिक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो क्या है ह्यूमन एक्टिविटी। जब मैं ह्यूमन एक्टिविटी की बात करता हूं तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फाइंग दी ह्यूमन वांट्स। मतलब हम लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं ना, वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है। जैसे कि अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, कुछ भी, ये सब कुछ क्या एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी है। सो सुबह से लेकर रात तक में हम लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी है, कॉलेज जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, सब कुछ क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है। और जब हम लोग ये ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ह्यूमन एक्टिविटी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है, फर्स्ट है कॉमर्शियल एक्टिविटी और सेकंड क्या है, तो नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो याद रखेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल, सेकंड वन इज नॉन कॉमर्शियल। अब एक एक करके कंसीडर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी। कॉमर्शियल एक्टिविटी सिंपल है, याद रखना, एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, वेल्थ के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो वो क्या है, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी है। यहां पे दिया ना, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैसों से रिलेटेड है। एवरी ह्यूमन बीइंग अंडरटेक्स सम काइंड ऑफ वर्क विद अ व्यू टू अर्न हिज लिविंग। सो बेसिकली याद क्या रखना है, इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू अर्न मनी। अगर कोई लेबरर है वो फैक्ट्री में जा रहा है तो वो क्या है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए। कोई फार्मर अगर फील्ड पे काम कर रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटी। कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उसके फीचर्स देखेंगे एक एक करके, जिसमें सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक मोटिव। कॉमर्शियल एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, हमेशा इकोनॉमिक मोटिव, पैसा कमाना। याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता क्या है, मनी। नेक्स्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वेल्थ। ऑब्वियस बात है, वेल्थ से ही रिलेशन है। हम लोग क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग वेल्थ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सोशली डिजायरेबल, मतलब जो भी एक्टिविटीज है ना, वो सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से। अगर हमारा बिजनेस पब्लिक के अगेंस्ट में है, पब्लिक नॉर्म्स के अगेंस्ट में, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कभी भी मार्केट में? नहीं, वो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज लीगल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस बात है, कॉमर्शियल एक्टिविटी ठीक है, पैसा कमाना है, सही बात है, लेकिन हमेशा लॉफुल एक्टिविटी से ही कमाना है। अगर सपोज हम लोग सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो ये सब से जो पैसा कमा रहे हैं वो गलत है, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। कॉमर्शियल एक्टिविटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। सो स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीज क्या है, ये सब इलीगल एक्टिविटीज है, जो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले नहीं है। जब हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब मैं जब बिजनेस करता हूं ना, तो उस टाइम पे कुछ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता हूं। कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब अलग अलग रिसोर्सेज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है, मतलब हम लोग बेसिकली जब भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आपने या मैंने बिजनेस किया है, बिजनेस करने की वजह से ना कंट्री में ग्रोथ आता है, और ग्रोथ के साथ साथ लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लग जाता है। तो बेसिकली उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी क्या आने वाला है, इफेक्ट आने ही वाला है। आई होप पहले तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या है वो क्लियर होना चाहिए सभी को। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी देख लिया, तो उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल में क्या था, ऐसी एक्टिविटी जो पैसों से रिलेटेड है, तो ये नॉन कॉमर्शियल है, मतलब यहाँ पे हम लोग मॉनिटरी चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे कभी। Activities which are pursued because of social, religious, psychological, cultural और sentimental reasons, मतलब ऐसे किसी भी रीजन की वजह से अगर मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो वो नॉन कमर्शियल है।
से फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको कोई गिफ्ट दिया या फिर हमारी मदर ने हमारे लिए फूड कुक किया है, मैं प्लेग्राउंड में खेलने गया हूं, क्या है, नॉन कॉमर्शियल, पैसों के लिए खेलने गया था? नहीं। मैं मंदिर गया था, रिलीजियस एक्टिविटी, ये क्या है, ये भी नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी है। कहीं पे भी मेरा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था। डोनेटिंग ब्लड फॉर द इंजर्ड आर्मी मेंस, हमारे सोल्जर्स जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, उनके लिए अगर हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्या ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है? नहीं, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी है। अब नॉन कॉमर्शियल तो बहुत छोटा सा पार्ट था। अब है ना, हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? दो पार्ट में, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर तीन चीजें आती है कॉमर्शियल एक्टिविटी में। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तीन चीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एक एक करके कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूं, से फॉर एग्जांपल सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, ये सब कौन है, ये सब प्रोफेशनल्स है। और बेसिकली प्रोफेशनल्स जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा स्पेशलाइज्ड नेचर की होती है। ये सर्विसेज हर कोई प्रोवाइड कर सकता नहीं है। और प्रोफेशन के अंदर है ना, प्रोफेशनल बॉडी होती है, एसोसिएशन होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो अब हम लोग इस टॉपिक को, प्रोफेशनल के टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने मीनिंग देखा, इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस विच आर ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, मतलब ये जो सर्विसेज है ना वो स्पेशलाइज्ड नेचर की है, हर कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा नहीं। प्रोफेशन के कुछ फीचर्स दिए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है, अ पर्सन एंटरिंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशन शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंटरिंग दैट प्रोफेशन। मुझे किसी भी प्रोफेशन में जाना है ना, सीए, सीएस, एलएलबी, एमबीबीएस, किसी में भी, तो उसके लिए पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है, वो क्या है, ट्रेनिंग। तो बेसिकली दो चीजें, पहले नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए। नेक्स्ट वन, द मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी इज कंपल्सरी बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन। सो याद रखेंगे, मेंबरशिप इंपॉर्टेंट। जैसे मैं सीएस हूं तो मेरे पास मेंबरशिप है सीएस की, मेंबरशिप नंबर होता है। तो डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी, मेंबरशिप होनी चाहिए। तो मेंबरशिप के बिना प्रोफेशन में एंटर करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड एवरी प्रोफेशनल बॉडी हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट विच एवरी मेंबर मस्ट फॉलो। कोड ऑफ कंडक्ट लिखना है तो लिख लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर प्रोफेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सभी प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने अगर रूल्स बनाए हैं तो हमें उस चीज को कंपल्सरीली क्या करना है, फॉलो करना है। प्रोफेशनल चार्जेस फीस फ्रॉम द क्लाइंट फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विस। यहाँ पे प्रोफेशन में याद रखेंगे, प्रोफेशन में क्या मिलता है, हमेशा फीस मिलती है। और लिखते टाइम, आंसर लिखते टाइम ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं, या वो सब नहीं, गलत है। प्रोफेशन में हमेशा क्या होता है, फीस होती है। डॉक्टर के पास जाते हो तो ट्रीटमेंट के बाद क्या पे करते हैं उनको, फीस पे करते हैं। टीचर को क्या पे करते हैं, फीस पे करते हैं। सीएसीएस को फीस। तो हमेशा याद रखना, प्रोफेशन के केस में हमेशा फीस चार्ज की जाती है। अ प्रोफेशनल कैन नॉट एडवर्टाइज हिमसेल्फ इफ इट इज बैंड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए, सीएस, डॉक्टर्स, ये लोग खुद को कभी भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, एज सच बैंड है। सो एडवर्टाइज करना पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज ने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट को मना किया है कि भाई आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। सो प्रोफेशन का टॉपिक सभी को क्लियर होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? प्रोफेशन का टॉपिक बहुत सिंपल था। अब कमर्शियल एक्टिविटी में पहला पार्ट हमने देखा प्रोफेशन। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। अब एम्प्लॉयमेंट की बात की है, जॉब की बात की है। When a person undertakes to render personal service under an agreement of employment, मतलब मैं अगर आप लोगों के अंडर में जॉब कर रहा हूं तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं आपके अंडर में क्या करने वाला हूं, जॉब करने वाला हूं। और जब भी मैं आपके वहां पे जॉब करूंगा तो उसके लिए आप मुझे क्या पे करोगे, सैलरी और वेजिस। सैलरी पे करोगे, वेजिस पे करोगे, या फिर कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे शायद कंपनी कई बार क्या करती है, घर का रेंट पे करती है एम्प्लॉय के लिए, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब पेट्रोल, ये सब के एक्सपेंसेस, और वो सब कुछ कंपनी की तरफ से मिल जाता है। सो अब ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है, एन एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस व्हेन ए पर्सन जॉइंस सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विस।
एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कब होती है? जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूं। मैंने आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उस दिन से एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अब यहाँ पे रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। आप लोग मुझे जॉब प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कौन हो? एम्प्लॉयर, मतलब बॉस। मैं आपके वहां पे जॉब कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? एम्प्लॉई, मतलब काम करता हूं मैं आपके वहां पे। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर असाइंस ड्यूटीज टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? मुझे ड्यूटी असाइन कर रहा है। आप लोग मुझे बता रहे हो कि आपको ये काम करना है, तो बेसिकली हर बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? ड्यूटी असाइन करता है, काम बताता है कि भाई ये काम करना है तुम लोगों को। एन एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं अगर आप लोग के वहां जॉब कर रहा हूं तो क्या मुझे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जॉब में कभी भी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जॉब के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट की कभी भी। द एम्प्लॉयज गेट सैलरी और वेजेस, ये हम पहले भी देख चुके थे। अगर मैं आप लोगों के वहां पे जॉब कर रहा हूं तो आप लोग मुझे क्या पे करोगे? सैलरी पे करोगे या फिर वेजेस पे करोगे। प्रोफेशन में क्या था? फीस। यहां पे क्या होगा? सैलरी और वेजेस। एंड द एम्प्लॉय विल हैव टू फॉलो द सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब मेरे बॉस ने, मेरे एम्प्लॉयर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, मैं कंपल्सरीली उसको क्या करने वाला हूं? फॉलो करने वाला हूं। एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। क्या कोई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है कि आपके पास बीबीए, बीकॉम, सीए, सीएस ऐसे डिग्री होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, डिपेंड्स ऑन दी जॉब। मतलब आप लोग कैसी जॉब ज्वाइन करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सो एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कॉमर्शियल एक्टिविटी में पहले हमने क्या देखा? प्रोफेशन। बाद में हमने क्या देखा? एम्प्लॉयमेंट। और थर्ड हम लोग अब क्या देखने वाले हैं? तो वो है बिजनेस। ये हमारा थर्ड पार्ट है। जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस क्या है? बहुत सिंपल चीज है। इट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं? गुड्स में डील करने वाले हैं, सर्विसेज में डील करने वाले हैं। मैं प्रोड्यूस भी करता हूं, प्रोड्यूस के साथ साथ मैं सेल भी करता हूं उस चीज को, गुड्स और सर्विसेज। और बिजनेस के अंदर हमेशा हमारा इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है मुझे। बिजनेस एक्चुअल में जो वर्ड से डिराइव हुआ है उसका मतलब ही क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। मैं बिजी रहता हूं, हर बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी में खुद को एंगेज करता हूं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोसाइटी से अलग अलग इनपुट्स लेके आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, मनी, इक्विपमेंट्स। ये सब कुछ कहां से मिला मुझे? सोसाइटी से मिला। ये जो रॉ मटेरियल को लेके आया, इसको मैं फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ। इनपुट को किस में कन्वर्ट करता हूँ? आउटपुट में कन्वर्ट करता हूँ। और उसी चीज को वापस से मैं क्या करता हूँ? एनवायरमेंट में भेज देता हूँ, मतलब सोसाइटी में सेल करता हूँ। तो ये क्या है? बिजनेस। नेक्स्ट, अब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिटेल में। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? नेचर। याद रखना, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर एक ही होता है। एग्जाम में अगर पूछते हैं ना नेचर ऑफ बिजनेस, तो कंफ्यूज मत होना, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक दोनों सेम है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस की वजह से ना यूटिलिटी क्रिएट होती है। और कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है? नॉर्मली तो फॉर्म यूटिलिटी। वैसे तो बहुत सारी यूटिलिटीज क्रिएट होती है, बट बेसिक एक एग्जांपल देता हूं फॉर्म यूटिलिटी का। हम लोग क्या करते हैं बिजनेस के अंदर? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। मैं क्या किया? मैंने रॉ मटेरियल लेके आया, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर मैंने उसको मार्केट में सेल किया। मतलब मैंने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया। ये क्या है? फॉर्म यूटिलिटी है। मैंने प्रोडक्ट का फॉर्म ही चेंज कर दिया। सो याद रखेंगे, सबसे पहले बिजनेस की वजह से क्या होता है? यूटिलिटी क्रिएट होती है। सो याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एग्जांपल लिखना हो तो लिख लेना, कन्वर्टिंग वुड इनटू फर्नीचर। मैंने वुड को अगर फर्नीचर में कन्वर्ट किया है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, यूटिलिटी क्रिएट की है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग किस चीज में डील कर रहे हैं? गुड्स में डील करेंगे या फिर सर्विसेज में? गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स भी कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, दो अलग अलग तरह के गुड्स है। अब जब मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करता हूं, कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे गुड्स है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो हमारे ऊपर है कि हम लोग कंज्यूमर गुड्स में डील करने वाले हैं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स में डील करने वाले हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूटी इन डीलिंग। मतलब जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस कंटिन्यूअस बेसिस पे करना है हम लोगों को। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर मेरे घर पे एसी पुराना हो गया है, मैंने एसी को सेल कर दिया,
तो क्या वो बिजनेस है? पैसे मिले नो डाउट, पर क्या वो बिजनेस है? नहीं। रेगुलर बेसिस पे अगर मैं इसी को परचेस सेल करता हूं ना, तो ही वो क्या है? बिजनेस है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमेशा उस चीज के लिए। दूसरा एग्जांपल, मेरे पास टाइपराइटर था, टाइपराइटर पुराना हो गया, मैंने सेल कर दिया, क्या वो बिजनेस है? नहीं। अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन को मैं बिजनेस नहीं बोल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो ध्यान रखना है, बिजनेस करते टाइम हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। बिजनेस करते टाइम हम लोग क्या करते हैं? ऑब्वियस बात है, गुड्स को सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मैं आप लोगों को गुड्स दूंगा, उसके सामने आप लोग मुझे पैसे दोगे, मनी। ये क्या है? एक्सचेंज है। बिजनेस के अंदर हमेशा एक्सचेंज पर्पस होता है। अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया और पर्सनल यूज के लिए ही काम कर लिया उसको, पर्सनल कंजम्पशन, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं। बिजनेस कब हो सकता है? जब मैं उसको मार्केट में क्या करूंगा? सेल करूंगा। पर्सनल कंजम्पशन को हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, चलो सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? प्रॉफिट मोटिव। हम सबको पता है, हम लोग अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाएंगे तो ही तो बिजनेस चलेगा ना। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे हम लोग? हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, वही चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी सरवाइव करना प्रॉफिट के बिना पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट होगा ना तो बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं। प्रॉफिट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर हमेशा क्या होता है? रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी है कि प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर सपोज करो मैं बोलता हूं, कोई भी इंसान ऐसा बोलता है कि हमारे बिजनेस में तो रिस्क ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। हर किसी के बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही है। अचानक से डिमांड चेंज हो गई किसी प्रोडक्ट, अचानक से एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए, फ्लड है, वॉर डिक्लेयर हो गई, इकोनॉमिक चेंजेस है, कुछ भी ऐसा कोई भी रिस्क हो सकता है। और रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। लिखना हो तो लिख लेना, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी रिड्यूस्ड। रिस्क को हम लोग सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। किसकी मदद से? इंश्योरेंस की मदद से। मतलब मैंने अगर मेरे बिजनेस में इंश्योरेंस करवा लिया है तो शायद मैं उस रिस्क को क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्यों कर रहा हूं मैं? पैसा कमाने के लिए, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता तो वो नॉन इकोनॉमिक था, बट पैसा कमाने के बारे में सोच रहा हूं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन। बिजनेस भी क्या, एक तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे फैमिली है, गवर्नमेंट है, वैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो मेरा एक और इंटेंशन है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। अब बिजनेस में कस्टमर क्या होता है? किंग होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग कस्टमर को क्या करने वाले हैं? सेटिस्फाई करने वाले हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है ना, तो डेफिनेटली बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा और हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी करेगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर रहे हैं। मेरा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, वर्क एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। मैंने लोगों को रखा है मेरे वहां पे जॉब के लिए, तो हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या करूंगा? जॉब भी प्रोवाइड करूंगा। सो कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, सर्विस मोटिव। हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सर्विस मोटिव भी होता है कि हम लोग सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी रीजनेबल प्राइस पे। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। हमने क्या देखा है? फीचर्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। चलो अब याद करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या था? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड थी? कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल एक्टिविटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? तीन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। दो अलग अलग पार्ट है। पहले इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलो देखते हैं इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है? मेनली मैन्युफैक्चरिंग से डील करते हैं, प्रोडक्शन से, कि किस तरह से हम लोग गुड्स को बनाने वाले हैं। वी आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यान को अगर क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो इंडस्ट्री का पार्ट है।
कौन सी यूटिलिटी क्रिएट की है? हमने देखा था फॉर्म यूटिलिटी, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर भी टाइप्स है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे टाइप्स है, एक के अंदर एक चीज आएगी अभी। सबसे पहले जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब हम लोग किससे डील करने वाले हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। हम लोग रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पीशीज से डील करते हैं। जो भी प्लांट्स एनिमल से डील करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल नर्सरीज है, कैटल ब्रीडिंग है, फिश हैचरीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सब कुछ क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल से डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल से डील करते हैं और उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेनेटिक इंडस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, जिसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी बोला जाता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। सरफेस से हम क्या करने वाले हैं? रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री बोलेंगे। अब ये जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है। बेसिक बेसिक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे फार्मिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग है, माइनिंग में होता है ना एक्सट्रैक्शन होता है ना, फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फिशिंग, ये सब कुछ क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है अलग अलग जगह से, सो वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहले क्या पढ़ा था? जेनेटिक। नेक्स्ट क्या पढ़ा? एक्सट्रैक्शन। थर्ड, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नाम से ही पता चल जाता है हम लोग किस में डील करने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करने वाले हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, ये सब चीजों को हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं? कंस्ट्रक्शन में। हम लोग किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, कोई भी चीज, हर चीज को बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। ये सब कुछ किसमें आता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और जब हम रिसोर्सेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे अलग अलग चीजें हैं, सीमेंट यूज करते हैं, आयरन, ब्रिक्स, वुड, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इसके बिना कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? नहीं, कंस्ट्रक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? हम लोग प्रोडक्ट, अगेन रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश्ड गुड्स में। सेमी फिनिश्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश्ड गुड्स में। मतलब मैन्युफैक्चर करना है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी टाइप्स है। याद रखना, इंडस्ट्री में टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग, क्या क्या पढ़े थे? जेनेटिक, उसके बाद एक्सट्रैक्टिव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले कौन सा दिया हमको? एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है हम लोग एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक ही चीज से बहुत सारी चीजें बनाएंगे, जैसे कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हम लोग केरोसिन, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब कुछ बना सकते हैं। सो एक ही चीज को लेके, एक ही प्रोडक्ट को लेके मैंने अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए। ये किस में आएगा? एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, और उस प्रोसेस की मदद से हम लोग रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। जैसे कि अगर से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर मुझे अगर कोई शर्ट बनाना है, तो प्रोसेस फॉलो करते हैं। मतलब पहले मैंने क्या किया होगा? यार्न को क्लोथ में कन्वर्ट किया होगा, क्लोथ को कट किया होगा, स्टिच किया होगा, फिर शर्ट बना होगा। तो एक तरीके से बेसिकली ये क्या है? पूरी प्रोसेस है। या नॉर्मल एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कॉटन टेक्सटाइल में, कॉटन पासिस थ्रू स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग टू बिकम ए क्लोथ। सो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जहां पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हमें। और लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लास्ट, पहला कौन सा देखा था मैन्युफैक्चरिंग में हमने? एनालिटिकल। नेक्स्ट क्या देखा? प्रोसेसिंग। और थर्ड क्या देख रहे हैं हम लोग? सिंथेटिक। एनालिटिकल का एग्जैक्ट ऑपोजिट, एनालिटिकल में हमने क्या देखा था? एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सिंथेटिक है, जहां पे अलग अलग प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब अलग अलग चीजों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट को बनाया है। एग्जाम्पल सिंपल, सोप मेकिंग पेंट्स। मतलब यहाँ पे अगर मुझे सोप बनाना है, तो शायद अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके, अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके मैंने एक चीज बनाई है। सीमेंट बनाना है, तो शायद अलग अलग चीजों को मिक्स करके एक चीज बना रहा हूं। तो वो क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्री है। याद रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में तीन है। कौन से तीन है? एनालिटिकल, जिसका ऑपोजिट सिंथेटिक, और लास्ट क्या याद रखेंगे? प्रोसेसिंग याद रखेंगे हम लोग। एंड लास्ट, टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं।
ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को हेल्प करता है। मतलब मुझे अगर ट्रेड को स्मूथली करना है तो उसके लिए कुछ सर्विसेज की जरूरत है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ये सब चीजें क्या है, सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इंडस्ट्री का। पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को, कौन सा टॉपिक, इंडस्ट्री का टॉपिक और उसके टाइप्स के बारे में। सो बिजनेस में फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, वो इंडस्ट्री का पार्ट है। इंडस्ट्री के बाद जो दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है वो दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब जब हम लोग नॉन प्रॉफिट की बात करते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है क्या है, नॉन प्रॉफिट, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। इसका इंटेंशन क्या है, टू हेल्प सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कुछ लोगों को हेल्प करने के इंटेंशन से ही बनाया है। हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे हम लोग कभी भी। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई ऑर्फनेज हो सकता है, ये सब कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रजिस्टर करवा सकते हैं, कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो भी चलेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं होता है। सो वो हमारे ऊपर है कि हम लोग रजिस्टर करवाते हैं या नहीं करवाते, बट बेटर है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कुछ फीचर्स देखते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। These organizations may be registered under the Societies Act or may be unregistered, दोनों चीज पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाओ, कौन से एक्ट में, सोसाइटीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, कोई भी। नहीं करवाना रजिस्ट्रेशन तो भी चलेगा। फंड्स आर मोस्टली रेज्ड फ्रॉम द मेंबर्स, ये जो फंड्स है ये लोग पैसा कहां से लेके आते हैं, तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं ना, वो भी लोग फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड देयर में बी डोनेशंस फ्रॉम द पब्लिक, मतलब लोगों को डोनेट करना है। हम लोग भी पता है बहुत बार डोनेट करते हैं। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, डोनेशन दिया, तो डोनेशंस भी एक्सेप्ट किए जाते हैं यहाँ पे। फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड आइदर टू द मेंबर्स और सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एट लार्ज। देखो अगर कोई क्लब है तो शायद मेंबर्स को फैसिलिटी मिलती होगी, अगर अदर देन क्लब है तो वो लोग सोसाइटी के जो मेंबर्स है, दूसरे लोग हैं, या फिर जनरल में सबको हेल्प करते हैं, तो कोई भी चीज पॉसिबल है। एंड द मोटो, मोटो का मतलब क्या होता है, एम इज टू सर्व एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इंटेंशन क्या होना चाहिए, सर्व करना, सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करनी है। एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस मे प्रोवाइड सर्विसेज आफ्टर मेकिंग रीजनेबल प्रॉफिट, बट द पर्पस इज टू रेज फंड्स फॉर द सोसाइटी। शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करते होंगे, बट इंटेंशन हमेशा सोसाइटी को सर्व करने का ही होता है। और कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जब हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हर किसी को सिर्फ हेल्प करने के बारे में सोचा है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। जिनको भी एजुकेशन की जरूरत है हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन, या रीजनेबल फीस चार्ज करेंगे। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, ये सब की बात की है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रैली निकालते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली हॉस्पिटल्स और सब हो सकते हैं ना, जो लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे या फिर कम फीस चार्ज करे। एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बिजनेस में हमने इंडस्ट्री का पार्ट तो देख लिया था, लेकिन कॉमर्स का पार्ट देखा ही नहीं था। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमर्स वाला पार्ट। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इज कंसर्न विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। किससे डील कर रहे हैं हम लोग, गुड्स से डील कर रहे हैं। किस तरह से हम लोग गुड्स को प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर से कहां तक लेके जा रहे हैं, कंज्यूमर तक लेके जा रहे हैं। क्योंकि समझो प्रोडक्ट बना तो दिया, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे कैसे, कंज्यूमर तो बहुत स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। तो उन तक अगर गुड्स पहुंचाने हैं तो किसकी मदद से पहुंचाएंगे हम लोग गुड्स, कॉमर्स की मदद से। अब कॉमर्स के भी कुछ फीचर्स है, देखते हैं। फर्स्ट, इट डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पता ही है किसमें डील करते हैं, गुड्स में या फिर सर्विसेज में। ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी कॉमर्स का पार्ट नहीं हो सकती। कॉमर्स इज अंडरटेकन विद अ प्रॉफिट मोटिव। हम लोग जो भी यहाँ पे चीजें इंक्लूड करते हैं, गुड्स सर्विसेज जो भी, इंटेंशन तो पैसा कमाना ही है, प्रॉफिट मोटिव ही है, और पता चलना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इंटेंशन क्या होगा, पैसा कमाने का।
देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कॉमर्स मतलब यहाँ पे है तो बिजनेस ही ना, बिजनेस का पार्ट है, और बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क होगा ही, अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। कॉमर्स क्रिएट्स वेरियस यूटिलिटीज, कॉमर्स में भी यूटिलिटी क्रिएट होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्लेस यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी है, पोजेशन यूटिलिटी है, बहुत सारी अलग अलग तरह की यूटिलिटी। एंड देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन ट्रांजेक्शन, पढ़ा था ना बिजनेस में, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। तो सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमर्स बोलते हैं। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए, हमारे बिजनेस के दो अलग अलग पार्ट्स कंप्लीट हुए, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। बट जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में भी टाइप्स है सर, कितने टाइप्स है, अब क्या करें, चैप्टर में टाइप्स ही टाइप्स दिए हुए हैं। तो कॉमर्स के भी दो टाइप्स है, एक हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड, एक हम लोग पढ़ेंगे एड्स टू ट्रेड। पहले ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड तो बहुत सिंपल है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम सोर्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी कंज्यूमर्स, मतलब प्रोडक्शन से गुड्स को कहां पे लेके जाना है, कंज्यूमर तक, कंजम्पशन तक लेके जाना है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। बहुत सिंपल है। और ट्रेड का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब एक जगह से गुड्स को परचेज किया, दूसरी जगह पे मैंने गुड्स को सेल कर दिया, ये क्या है, ट्रेड है। बट जब मैं ट्रेड की बात करता हूं तो ट्रेड में भी टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है होम ट्रेड, मतलब हम लोग ट्रेड कहां पे कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर अंदर। सो ट्रेड डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स को परचेज सेल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है, ट्रेड है। सो ये होम ट्रेड हो गया, इंटरनल ट्रेड। एक एडिशनल पॉइंट मैं बता देता हूं, हमेशा याद रखना, जब भी होम ट्रेड होता है मतलब कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो करेंसी भी सेम ही रहनी चाहिए, मतलब इंडियन रुपीज, अगर इंडिया में डील कर रहे हैं, इंडिया में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो करेंसी कौन सी होगी, रुपीज। अब इंटरनल ट्रेड की जब हम लोग बात करते हैं, तो इंटरनल ट्रेड को भी हम लोगों ने तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक है लोकल ट्रेड, एक है स्टेट ट्रेड और एक है इंटर स्टेट ट्रेड। नाम से ही पता चल जाता है, लोकल ट्रेड मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की है, ये जो ट्रेड है वो बहुत लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी, जैसे होता है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट जो होता है, वहां पे बेसिकली लोग जाते हैं और परचेस कर लेते हैं। पेरिशेबल गुड्स में ये चीज थोड़ी ज्यादा अप्लाई होती है, तो बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ब्रेड, ये सब चीजों में कि ये लोकल मार्केट है। एक होता है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, रीजनल बुक्स, जो रीजनल बुक्स है, गुजराती बुक्स है, वो शायद गुजरात के अंदर अंदर ही चलेगी। रीजनल मूवीज, वो शायद तक ऐसा हो सकता है कि स्टेट के अंदर अंदर ही हो, तो ये सब भी देखा जाए तो क्या है, स्टेट ट्रेड का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब ट्रेड क्या हो रहा है, दो स्टेट के बीच में हो रहा है, कंट्री के अंदर अंदर, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में अगर से फॉर एग्जांपल ट्रेड हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड है। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर तीन चीजें हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। एक हमने देखा इंटरनल ट्रेड, तो दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम क्या है, फॉरेन ट्रेड। इंटरनल का दूसरा नाम क्या था, होम ट्रेड, तो एक्सटर्नल का दूसरा नाम फॉरेन ट्रेड। नाम से ही पता चल जाता है, फॉरेन ट्रेड मतलब हम लोग बेसिकली फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेड के अंदर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस, रुकावट, ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लेस, टाइम, रिस्क, एक्सचेंज, ये सब चीजें। सो ये एक्सटर्नल ट्रेड है। हमेशा याद रखेंगे, जब भी एक्सटर्नल ट्रेड होता है तो एक्सटर्नल ट्रेड में करेंसी कौन सी होगी, फॉरेन करेंसी। इंटरनल ट्रेड में करेंसी कौन सी मैंने बोली थी, इंडियन करेंसी हो रही थी, जब हम लोग इंडिया में डील कर रहे थे। इंटरनल ट्रेड में तीन पार्ट देखे थे, तो उसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड में भी दो पार्ट है, एक है इंपोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हैं। और एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंट्री में गुड्स को भेज रहे हैं। इंपोर्ट मतलब गुड्स को मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को बाहर भेजना। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो यहां तक सभी को ट्रेड वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं ई कॉमर्स क्या है। वैसे तो नाम से ही पता चलना चाहिए, ई मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो भी चीजें करने वाले हैं, वेदर इट इज इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, ये सब कुछ किसकी मदद से होने वाला है, इंटरनेट की मदद से होने वाला है, कंप्यूटर की मदद से होने वाला है।
बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लोगों को ऐसा लगता है ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों चीज सेम है, लेकिन दोनों चीज क्या है, अलग है। ई बिजनेस अलग है, ई कॉमर्स अलग है। ई बिजनेस थोड़ा ज्यादा एलेबोरेट है, मतलब उसके अंदर, ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स ऑलरेडी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ई कॉमर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स को परचेज सेल करने की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। लेकिन ई बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब हम लोग हर फंक्शन को, जैसे कि प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ आ जाता है। स्टाफ से डील कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी ई बिजनेस है। अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ, फाइनेंस का काम कर रहा हूँ, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ हो सकता है। और अगर ये सब कुछ है तो वो किसका पार्ट है, ई बिजनेस का पार्ट है। तो याद रखेंगे, ई कॉमर्स में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है, नैरो टर्म। ई बिजनेस की बात करते हैं तो वाइडर टर्म है, जिसके अंदर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहां तक पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए हम लोगों को ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेजेस दिए हुए, कुछ बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। मतलब है ना, सबसे पहली चीज, ई कॉमर्स अगर इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना है तो फिर स्टार्ट करना बहुत ईजी है हमारे लिए। जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है ना, वो बहुत कम हो जाती है हमारे लिए, तो वो बेनिफिट है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फिजिकल बिजनेस होता है ना, तो क्या होता है, अगर मुझे मोबाइल सेल करना है, मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो पहले मुझे एक जगह चाहिए, शॉप चाहिए, फिजिकल प्लेस, शायद मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे स्टॉक लेके आना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ता है, बहुत टफ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कोई टेंशन ही नहीं है, एक वेबसाइट रखूंगा, कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, तो बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज कन्वीनियंस। ई कॉमर्स का एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या पता है, कस्टमर को अगर शॉपिंग करनी है ना, तो कहीं पे भी बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे, ट्रैवल करते करते, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी हूं तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, सिर्फ वेबसाइट पे जाने की देर है बस। तो ये बहुत कन्वीनियंट है। नेक्स्ट इज स्पीड। ई कॉमर्स में स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बहुत आसानी से मिल जाती है। आज के टाइम में हम लोगों को अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, हम लोग क्या करते हैं पता है, गूगल पे जाते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इवन कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मूवी है, कोई म्यूजिक है, कोई भी चीज, हर चीज की डिटेल मिल जाती है हम लोगों को। जस्ट क्लिक ऑफ ए माउस, एक बार क्लिक करेंगे और सब डिटेल्स हमारे डेस्कटॉप पे आ जाती है। नेक्स्ट, ग्लोबल रीच। मतलब बेसिकली क्या है, हमारी जो रीच है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे चली गई है। हम लोग बहुत आसानी से एक जगह पे बैठे बैठे ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग हमारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अमेजॉन ग्लोबल रीच है ना, हर कंट्री में है। तो एक जगह से बैठे बैठे भी हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट हमारी सेव हो जाती है, खर्चा बहुत बच जाता है हमारा। क्यों? उसका सिंपल रीजन है कि बहुत सारी चीजें, जैसे एडवर्टाइजमेंट है या फिर कोई ट्रांजेक्शन है, कोई मिडल मैन है, ये सब कुछ हट चुका है। तो उसकी वजह से कॉस्ट क्या हो रही है, सेव हो रही है। एंड लास्ट वन, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। मतलब बेसिकली क्या है, पेपरलेस सोसाइटी, पेपर का यूज हो सके उतना कम हो रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही है, पेपरलेस हो रही है, पेपरलेस फैशन में काम करते हैं, ईमेल के थ्रू काम करने का। इवन नीचे लिखा होता है सेव ट्रीज। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी पेपरलेस सोसाइटी में जा रही है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, अगर मुझे साल के एंड में मेरी इनकम डिस्क्लोज करनी है गवर्नमेंट को, जो करते हैं ना, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, तो वो भी मैं करता हूँ। कौन से फॉर्म में करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, या जैसे भी करना है करो, लेकिन पेपरलेस, फिजिकल कॉपी सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, पेपरलेस सोसाइटी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट, अब अगर एडवांटेज देखे हैं तो थोड़े से डिसएडवांटेज, लिमिटेशन देख लेते हैं, थोड़ी बुराई कर लेते हैं ई कॉमर्स की। फर्स्ट इज लो पर्सनल टच। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, तो पर्सनल टच नहीं है यहाँ पे, मतलब कस्टमर के साथ है ना, पर्सनली मैं मिलकर उनको कन्विंस कर सकता हूँ। लेकिन ई कॉमर्स में क्या, मैं किसी से मिला हूँ, क्या पर्सनल टच है? नहीं। और पर्सनल टच नहीं है तो कस्टमर्स को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिले इन डिलीवरी। अब प्रोडक्ट को अगर सेल करना है ना, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है, ट्रांजेक्शन, मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से कुछ नहीं होता। ऑर्डर प्लेस करने के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि वो गुड्स टाइम पे आने भी चाहिए। अगर गुड्स लेट आएंगे तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कस्टमर्स के अंदर है ना, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है।
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक। एंड नेक्स्ट, रिस्क। ई बिजनेस में रिस्क भी तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फिजिकल ट्रांजैक्शन में रिस्क होता है, ई बिजनेस में भी हो सकता है, ई कॉमर्स में हो सकता है। हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, वायरस का प्रॉब्लम हो सकता है, हैकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब भी डिसएडवांटेज है, रिस्क तो रहने ही वाला है यहाँ पे भी। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर। ऑब्वियस बात है, अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम चाहिए हम लोगों को। अगर से फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सब यूज करना ही नहीं आता, तो क्या ई कॉमर्स मेरे काम का है? नहीं। बोथ बायर एंड सेलर दोनों को ही ये सब चीजें फेमिलियर होनी चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए, तो ही वो क्या कर सकता है, ई कॉमर्स का पार्ट बन सकता है। एंड लास्ट वन, लो एथिक्स। लो एथिक्स मतलब अगर देखा जाए ना तो शायद एथिकल बिहेवियर लोग भूल चुके हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आउटसोर्सिंग का काम है जिनका शायद वो हमारे डेटा को सेल करते हो कहीं पे, तो वो गलत है, वो अनएथिकल है। तो ये क्या है, ये सब डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। यहां तक पहले क्लियर होना चाहिए, ई कॉमर्स तक। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं ई ट्रेड। अगेन नाम से ही पता चल जाता है, ट्रेड ही कर रहे हैं, गुड्स को परचेस सेल कर रहे हैं, बट किसकी मदद से? तो ऑब्वियस बात है इंटरनेट की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इवन और भी चीजें हैं जो हम लोग इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं, पेमेंट भी तो कर सकते हैं ना, आज के टाइम में पेमेंट गेटवे होता है। नेक्स्ट, चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, सब कुछ पॉसिबल है इंटरनेट की मदद से। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखने जा रहे हैं, एड्स टू ट्रेड। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर है कमर्शियल एक्टिविटी, उस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है ये एड्स टू ट्रेड। और याद रखना, एड्स टू ट्रेड मतलब बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो ट्रेड कैरी आउट करने में हमें हेल्प करती है। और एड्स टू ट्रेड को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव। मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव सर्विसेज है। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स को परचेज सेल कर रहे हैं, तो सपोर्टिव सर्विसेज की जरूरत है। जैसे सबसे फर्स्ट जो सर्विस है वो है ट्रांसपोर्ट। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का बहुत सिंपल मीनिंग है, कैरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स को मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। जब हम लोग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हम लोग एक यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करेंगे? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करेंगे। और समझो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग जब गुड्स लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो कौन सा मोड सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट में? सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, कौन सा तरीका सिलेक्ट करने वाले हैं? शिप है, रेलवेज है, ट्रक्स है, जो भी है, तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सोच समझ के सिलेक्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द गुड्स। जैसे सपोज अगर पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो फिर हमेशा प्रेफरेबल क्या है? ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड सिलेक्ट करो जिसमें जल्दी पहुंच जाए। क्या तब हम लोग वाटरवे सिलेक्ट कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटरवेज बहुत स्लो है, तब तक में गुड्स ही खराब हो जाएंगे। अगर से फॉर एग्जांपल बल्कि गुड्स है, हेवी एकदम, तो क्या अब मैं उसको एयरवेज के थ्रू लेके जा सकता हूँ? नहीं। तो वाटरवेज प्रेफरेबल है। कॉस्ट देखना है, टाइम देखना है, इमरजेंसी देखनी है, ये सब देखने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे? मोड को सिलेक्ट करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक चीज सोच के देखो, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना तो दिया है, बट अब डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। और प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। मिडलमैन की पूरी चेन होती है। मैन्युफैक्चरर से गुड्स कहाँ पे पास ऑन होंगे? होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर्स, शायद ब्रोकर्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है जिसके थ्रू गुड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो याद रखेंगे, पहले हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट, सेकंड हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन, जो थर्ड सर्विस है वो है बैंकिंग। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज सोच के देखो, क्या बैंकिंग के बिना हमारा काम चलेगा? आज के टाइम में कोई भी बिजनेस हो, चल ही नहीं सकता। बैंक्स हमको बहुत तरीके से हेल्प करती है। हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रही है। अगर लोन, हमको अगर पैसे चाहिए तो हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, कैश क्रेडिट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं बैंक से लोन। इवन जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें भी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक दूसरे को जानते ही नहीं है, बट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, बैंक्स की मदद से। तो जो डॉक्यूमेंट्स है और वो सब है वो बैंक की मदद से शायद भेजे जा सकते हैं दूसरी जगह पे। तो बैंक हमको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर रही है। तो आज के टाइम में बैंकिंग सर्विसेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अब बैंकिंग के बाद नेक्स्ट जो सर्विस हम अवेल करते हैं वो क्या है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोडाउन। मतलब यहाँ पे गोडाउन की बात की है। हम लोग गुड्स स्टोर करके रखते हैं ना, आज मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए तो क्या आज की आज गुड्स सेल हो जाएंगे, नहीं। तो तब तक जब तक गुड्स सेल नहीं हो रहे तब तक के लिए गुड्स को कहां पे स्टोर करेंगे हम लोग, गोडाउन में स्टोर करेंगे, वेयर हाउस में। और वेयर हाउस भी है ना गुड्स पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है तो शायद उसके लिए अलग गोडाउन होगा, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है। फिर अगर से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बॉन्डेड वेयर हाउस होता है, ड्यूटी पेड वेयर हाउस होता है, प्राइवेट वेयर हाउस होता है, अलग अलग तरह के वेयर हाउस आते हैं। नो डाउट सिलेबस में नहीं है बट जस्ट एक समझने की चीज है। जब तक गुड्स की नीड नहीं है मार्केट में, सेल नहीं हो रहे, तब तक हम लोग गुड्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से वेयर हाउस में मतलब गोडाउन में स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक चीज सोच के देखो, मुझे अगर प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है ना तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी होगी प्रोडक्ट की। जब तक मैं प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताऊंगा ही नहीं, क्या कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर पाएगा, नहीं। सबसे पहले तो कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कैसे भी करके। और एडवर्टाइजमेंट करना तो हमारे ऊपर है, हमारे पास ऑप्शन है, टेलीविजन है, रेडियो है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, किसी भी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सेल्समैनशिप उतना ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को कन्विंस करना है। आप लोग देखना, आप लोग किसी शॉप पे जाते हो या सेल्समैन आपके घर पे आते हैं तो वो लोग आपको कन्विंस करते हैं। क्यों, क्योंकि उसी के बेस पे, सेल्समैनशिप के बेस पे ही कस्टमर को कन्विंस करेंगे और प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस। ये लास्ट सर्विस है हमारी। हम लोग इंश्योरेंस सर्विस भी अवेल करते हैं। आज एक चीज सोच के देखो, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। ऐसा कोई इंसान बोल ही नहीं सकता कि मेरे बिजनेस में रिस्क नहीं है। हर बिजनेस में रिस्क होता है कहीं ना कहीं। क्या हम लोग इस रिस्क को कभी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट हाँ, उस रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। क्यों, अगर कोई भी डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमको कंपेंसेशन पे करेगी, मतलब पैसे देगी। सो बेसिकली इंश्योरेंस की मदद से हम लोग हर तरह के रिस्क को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फायर इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, मराइन इंश्योरेंस होता है, ये सब कुछ तो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है जिसकी मदद से हम लोग रिस्क को क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये हमारी अलग अलग सर्विसेज थी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब जिसकी मदद से हम लोग ट्रेड को स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। हमारा जो चैप्टर है कॉमर्शियल एक्टिविटी, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग यहां तक रखेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यहां तक सभी को टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। किसी को कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।